तो आते हैं विज्ञान पर, साइंस। ठीक है, तो ये SSGD के लिए चैप्टर और सब्जेक्ट नंबर 7 फुल बुक का रिवीजन होगा आज के आज, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों दिखाई देंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हो? अच्छा, भौतिक जिसको बोलते हैं, भौतिकी से आप क्या समझते हो? मैटर, भौतिक मतलब भौतिक जगत में भूगोल मटेरियल है, तो इसमें क्या है? ऊर्जा है और द्रव्य है। ठीक है, तो विज्ञान को ऐसा कहा जिसमें ऊर्जा और द्रव्य तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि कोई भी दो एटम है, आपस में टकराते रहते हैं, फिर कुछ और बनता है, फिर कुछ और बनता है। जैसे कि एक कण से पूरा बताया जाता है, पूरी पृथ्वी बनी है, और पूरी पृथ्वी में बहुत सारे मिट्टी के प्रकार हैं। ये सब हैं क्या? ये सब द्रव्य तो है, पदार्थ तो है। और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ा हुआ है, किसी एनर्जी के थ्रू जुड़ा होगा ना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो लगा होगा जिसको वो बॉन्ड बना रहा हो। समझ में आ रहा? अगर ऐसा कोई एनर्जी नहीं लगी होती तो एक पदार्थ इधर जाता, एक पदार्थ इधर जाता, और सारे पदार्थ बिखरे रहते। उनको जोड़ने के लिए कोई एक प्रक्रिया, कोई एनर्जी लगी है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसी को विज्ञान कहते हैं। हो सकता है कि जब ऑप्शन में तुम्हें दूसरी परिभाषा दिखाई दी जाए, लेकिन तुम भावना समझ लेना। भौतिक राशि को मापने के मापक को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि को मापने के मापक को मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मतलब कोई भी राशि को मापने के लिए जो मतलब मात्रक क्या बोले भाई? किलोमीटर, मीटर, मीटर, ये किलोमीटर, सब मात्रक है। हाँ, ठीक है, वैसे मात्रक। अब जैसे कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम है उसके। तो जो द्रव्यमान है वो क्या है? वो भौतिक राशि है, और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम क्या है? मात्रक है। मात्रक है। और एक नंबर का क्वेश्चन ये याद आता है, देखो तुम्हारे SSGD में बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे। मूल मात्रक यानी एवं व्युत्पन्न मात्रक के दो प्रकार। अब मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इसको कुछ बता पाएंगे? मूल आई थिंक जो होते हैं ना वही, और व्युत्पन्न उससे उत्पन्न हुए होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मूल मात्रकों के विकार से उत्पन्न होते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, और मूल मात्रकों को बनाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये किसी अन्य मानक पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 तथा संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। रेडियन, स्टेरेडियन। हाँ, या 7 होती है ना, ठीक है, संपूरक हाँ 2 होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक, मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। एक नंबर का देखो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण मात्रों की संख्या कितनी है? 2। एक बार आ गया है कि संपूर्ण मात्रों की संख्या बताइए। 4, 5, 2, 3, 2 आंसर। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बताइए मूल मात्रों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, मीटर, जिसको प्रतीक है एम से। ठीक है, समय का यानी कि समय का टाइम का मात्रक है सेकेंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट करते हैं। ताप यानी टेम्परेचर का मात्रक है केल्विन, यानी ताप को केल्विन मापते हैं और उसको के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर मापते हैं इसको ए में। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, और इसका क्या है प्रतीक? MOL। ज्योति तीव्रता को कैंडेला कहते हैं। ज्योति तीव्रता की मात्रा, ऐसा ही मात्रा क्या है? कैंडेला, जिसको CD कहते हैं। ये तुमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा रखा है, उसी का रिवीजन है और कुछ नहीं। ऐसे ही पद्धति में संपूर्ण मात्रक, ठीक है, समतल कोण जिसको बोलते हैं रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल, समतल कोण रेडियन, और घनकोण स्टेरेडियन होते हैं। स्टेरेडियन, घनकोण स्टेरेडियन, SR। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे चाल, चाल का फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या है? किलोमीटर या मीटर। मीटर में देख लो, मीटर और सेकेंड S। ठीक है, या इसको T।
तो ये जो बन गया किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है? ये है व्युत्पन्न मात्रक। किसका? चाल का। चाल का। समझ में आ रहा? हम्म, क्लियर है ना बात? हम्म, कोई समस्या? अब समझ में आ गया? बिना सोचे समझे, अपने दिमाग का प्रयोग करके, कॉमन सेंस के माध्यम से। हम्म, मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मानकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। हम्म, मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मानकों की प्रणाली कहते हैं। हम्म, ठीक है, पद्धति। क्लियर? हम्म, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। हम्म, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। हम्म। ठीक है? तुम्हें ये क्वेश्चन, ये सब तुम्हें ऑप्शन एक से वर्ष दिखाई में जो देंगे। तय की गई दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं ना। हम्म। या इस तरह से ध्यान रखो ना। देखो यार, ये डेफिनेशन कभी बदलती नहीं है, हूबहू मिलेगी तुम्हें। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है? प्रकाश वर्ष पारसेक एवं अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष पारसेक एवं अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने का मात्रक होता है। पारसेक भी दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगर पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष, 4 ऑप्शन आएंगे, प्रकाश वर्ष, पारसेक या एक्सेट्रा, तो आपको पारसेक पर टिक करना है। एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये इसको 3.8 3.26 प्रकाश वर्ष और इक्वल बराबर है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 16 मीटर। ठीक है? पहले तुम इसको ध्यान में रखना। ओके। ठीक है? क्योंकि एक नंबर का आ जाएगा। अगर थोड़ा टफ बनाना क्वेश्चन होगा तो इसको टफ बना देंगे। इतना ही पूछ लेंगे एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर, एक पारसेक किसके बराबर होता है। ठीक है? या ये भी पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। मतलब 3.8 इंटू 10⁻16। हाँ, ये हम स्टार मार ले रहे हैं। ठीक है? इस बुक का आपको कम से कम 10-20 बार पढ़ाएंगे। आज ये बुक का पहला है सब्जेक्ट और ये पहली बार पढ़ रहे हो। बहुत राशि एवं उदाहरण, जैसे कि आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब। लंबाई का मीटर होता है ना, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्यूब। घनत्व का होता है द्रव्यमान अपन आयतन। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब। बल का मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है? ठीक है? तो अब जैसे कि इसके फुल फॉर्म देखो यार, ये जो द्रव्यमान का किलोग्राम हुआ। ये जो हैं, ये सब इनकी परिभाषाएं हैं। ठीक है? किसी दिशा में लगाया गया बल त्वरण के साथ बल कहलाता है। मतलब किसी भी दिशा में किया गया परिवर्तन, किसी भी वस्तु पर किया गया परिवर्तन बल कहलाता है। ठीक है? तो द्रव्यमान ऐसे पूछा जाता है, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है? द्रव्यमान है किलोग्राम और त्वरण क्या है, मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोलते हैं। ठीक है? शक्ति का मात्रक होता है पावर या वाट। ठीक है? और शक्ति का होता है कार्य अपॉन समय। ठीक है? इसको मात्रक है जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। इसको वाट भी कहते हैं। देखो वाट नॉर्मल हो चुका है, शक्ति मात्रक वाट होता है, ये सब नॉर्मल अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लो। शक्ति का वाट मुझे पता है। ठीक है? लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। ठीक है? वेग कहते हैं विस्थापन अपन समय। वेग और चाल दोनों का सेम होता है। ठीक है? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स अभी निकाला था ना। त्वरण होता है वेग परिवर्तन अपन समय। ठीक है? एकांक समय में किए गए वेग का परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ चीज़ें तुम्हें रटनी पड़ेंगी, इसमें से इसको भी आपको रटना पड़ेगा।
कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, इसको होता है न्यूटन इंटू मीटर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन हाँ, का मीटर मीटर। होता है। समझ गए? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। मीटर दाब स्क्वायर। होता है बल अपन क्षेत्रफल। हाँ, ठीक है, बल बताया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बल, और क्षेत्रफल होता है, सॉरी, बल का मात्रक होता है न्यूटन और न्यूटन। क्षेत्रफल को होता है मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो दोनों को मिला के क्या जाएगा? पास्कल। पास्कल। ठीक है ना? 10 की घात के बारे में बात करते हैं। 10⁻1 को डेका, 2 को हेक्टा, हाँ, 3 को डेका है। किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 10⁻12 को टेरा, टेरा। और 15 को पेटा, और 18 को एक्सा। हेक्सा, मुझे ये लर्न ठीक है, लेकिन हाँ। ये प्लस में है तब, माइनस वाले ज़्यादा आसान रहते हैं। -1 को डेसी, सेंटी, मिली, मिली। और इसको 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। और नैनो। -9 को नैनो। नैनो। ठीक है, और -12 को पिको, और -15 को फेम्टो, और 18 को एक्टो। इनफैक्ट जो तुमने 10th में पढ़े थे वो ये वाले थे, हाँ, ये वाले ही थे। ये वाले आप पढ़ेंगे आप। ठीक है, हाँ। तो डेका, हेक्टो, किलो, और जैसे कि 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, वैसे ही 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। मेगा। ठीक है, और 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, वैसे ही 10⁻9 को गीगा बोलते हैं। गीगा। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, वैसे ही 10⁻12 को टेरा बोलेंगे। और 10⁻15 को फेम्टो बोलते हैं, वैसे ही 10⁻15 को पेटा बोलेंगे। ठीक है, स्टार इसलिए मार दे रहे जिससे कि इन पर दोबारा से फिर से ध्यान देना है। और बहुत राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और वे राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। हाँ। ठीक है, अब अदिश राशियाँ और सदिश राशि में एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से बताइए कि अदिश राशि कौन सी है। 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक अदिश राशि नहीं होगी। तो द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सब अदिश राशियाँ हैं। द्रव्यमान, ठीक है, क्या इसमें कोई दिशा की आवश्यकता है? नहीं। ठीक है, आपका घर यहाँ पर, आपका स्कूल यहाँ पर, आप ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बूम, क्या इसमें दिशा की अवस्था है? नहीं। चाल, चले फिर रुक गए, फिर चले रुक गए, फिर चले रुक गए, फिर चले रुक गए, रुक गए रुक गए, रुक गए, आवाज़, चाल कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, क्या इसमें चाल की दिशा की अवस्था है? आयतन, मीटर क्यूब, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या इसमें दिशा की अवस्था है? वैसे ही कार किसी चीज़ पर लगा रहे हैं तो जरूरी है कि ये पूर्व दिशा हो, पश्चिमी तो हो सकती है। ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बह रही है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर इसने यहाँ पे बल्ब जला दिया, क्या इसमें दिशा की अवस्था है? समझ गए ना? ये सभी अदिश राशियाँ हो गई। और दूरी मुझे नहीं समझ में आ रही। देखो ये खेत है, ठीक है, आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ पर हैं, तो आप ऐसे जा सकते हैं, आप इस तरह से जा सकते हैं, जाना यहाँ पर है, लेकिन आप रास्ता बदल सकते हैं, आप दिशा बदल सकते हैं। लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो आप दिशा नहीं बदल सकते, आपके पास सिर्फ एक आपके पास मिशन है और आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको सीधे जाना पड़ेगा, यानी कि किसकी दिशा में? मकसद की दिशा में जाना पड़ेगा। मकसद दिशा में जा रहे हैं ना, यानी दिशा की अवस्था हो गई ना, तो सदिश राशि हो गई। देखो ये सदिश राशि विस्थापन, और आप दूरी में आप इस साइड से होते हुए जा सकते हैं, मेड़ जा सकते हैं, मेड़ नहीं होती खेतों में, मेड़ तो मेड़ चले जाओ तो दूरी ज़्यादा पड़ेगी, चलना जाना पड़ेगा। इसमें दिशा की अवस्था है, हो सकता है आगे वाली आप इस वाली मेड़ से नहीं जा रहे तो आगे दूसरे खेत से होकर निकल लो, लेकिन विस्थापन में आपको बिल्कुल सीधा सीधा रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। इतनी चीज क्लियर? कुछ समस्या अभी भी नहीं समझ आया दूरी विस्थापन में? चलो हम बता रहे हैं, सुनो। नहीं, ये मुझे दूरी वाला आ गया है, फिर मुझे नीचे विस्थापन फोर्स वाला नहीं समझ में आया, बल वाला। ठीक है, अब पहले इस वाला देखो, मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता है।
ठीक है। मेरे आते बिना ही चालू कर दिया। बेग, ठीक है। हम्म, बेग किसी एक ही दिशा में लग सकता है। हम्म, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि इधर साइड गिर रही थी, इस साइड गिर रही थी, फिर भाई मुड़ गई थोड़ी, सीधी गिरेगी। हम्म, दिशा की अवस्था है, बिल्कुल है। हम्म, बिना ये कोई मजाक थोड़ी ना है कि वो कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी लड़का ऊपर से गिर रहा है, नहीं, पहले वो इधर साइड हटेगा, फिर इधर साइड हटेगा, फिर लहराते हुए नीचे गिरेगा। हम्म। विस्थापन समझ में आएगा। हाँ, विस्थापन आ गया। त्वरण। त्वरण, अब देखो त्वरण को देखो, त्वरण का फॉर्मूला क्या था? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। मीटर प्रति देखो सेकंड। यहाँ पे लिखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, हाँ, ठीक है। हाँ, वेग परिवर्तन अपो समय, हाँ, देखो आप किसी जगह जा रहे हो, हम्म, चलो ठीक है, एक होता है त्वरण, एक होता है मंदक। मंदक को माइनस से डिनोट करते हैं और त्वरण को प्लस से डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। और जब मंदक हो, यानी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस से। हम्म, त्वरण का ही दूसरा रूप है, समझ में आ रहा? चलो लेकिन हम इसको मानते हैं, ये टैक्सी है, ये रोड है, ठीक है ना। हम्म, टैक्सी और मकसद यहाँ पर है, तो टैक्सी बिल्कुल सीधी जाएगी एक बेग से, एक त्वरण से, समझ में आ रहा? दिशा है ना, समझ में आ रहा? दिशा की अवस्था है। अब जाना है यहाँ पर, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वो पीछे लौटेगी उसके बाद जाएगी, भाई मकसद सामने है, जा रही अपनी गति से। बल, हम यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, धक्का लगा रहे हैं, धक्का हम आगे लगा रहे हैं, तो आगे ही जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं धक्का लगा आगे रहे और जा पीछे रहे, ऐसा तो होगा नहीं। यानी दिशा की अवस्था है, बिल्कुल है, समझ में आ रहा? तो वेग, विस्थापन, त्वरण और बल, ये तीनों ही सदिशार्थी, इनको याद रखना। वेग याद हो गया होगा, विस्थापन याद हो गया होगा, ठीक है। त्वरण नहीं याद हुआ होगा, लेकिन याद करना, क्योंकि त्वरण किसी एक ही दिशा में आगे लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ये, इसमें क्या क्या लगा है, इसमें जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, तो इसमें क्या क्या लगा है फोर्स, आपने इस पढ़ा होगा, S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर, एक फॉर्मूला था, S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर था ना। तीन फॉर्मूले थे न्यूटन के, तीन नियम, तीन नियम। ठीक है। अब ये जो AT क्या है, ये A है त्वरण, T क्या है, समय, समझ में आ रहा? अब ये कब लगता है, ये लगता है जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, तब। समझ में आ रहा? एकांक समय में कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है ना, अब नीचे ही तो गिर रही है, लेकिन ये माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये ए भी नहीं होगा, यहाँ पर लगेगा GT, जी, रुद्र लगेगा। हाँ, मतलब जो भी है पहला, बट मैंने तो यही पढ़ा था। तो AT हो सकता है, शायद हम कंफ्यूज, ठीक है। यही अब देखो, ध्यान रखो, इधर देखो, हम्म, कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है, हम्म, तो वो अपनी ही दिशा में गिरेगी, ऐसा नहीं है कि वो लहराती हुई गिरेगी, हम्म, ठीक है। इसमें क्या है कि उसका वेग नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या जीरो मान सकते हो, ठीक है। और A कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, B भी कांस्टेंट रहेगा, यानी जिस बेग से वो नीचे गिरी तब तक नीचे आते आते वो एक ही बेग से नीचे गिरेगी, और उस पर त्वरण वो भी कांस्टेंट लगेगा। समझ में आ रहा? दिशा वही है, ऐसा तो नहीं है कि पहले वो ऐसे आएगी। समझ में आ रहा मेरी बात? क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी बताया था, एक खेत है, ये है, और ये हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अगर दूरी जाना है तो हम कैसे भी जा सकते हैं, दूरी में टोटल जितना हम चले हैं उतना काउंट होगा, ठीक है ना। दूरी में हमने अपने कदम कितने चलाए हैं ये काउंट होगा, लेकिन विस्थापन में न्यूनतम दूरी काउंट होगी कि हमें पहुंचना था इस जगह पे, हम हैं इस जगह पे, तो हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम दूरी चली है। उसमें एक चीज भी तो ये एक निश्चित दिशा भी तो दी गई है कि बिल्कुल। मुझे इसी डायरेक्शन में बिल्कुल, जाना है। हाँ। तो इस वजह से ये मतलब हो जाएगा।
ये तो भाई मान लो कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, एक विस्थापन निश्चित और ये दिशा में। सदिश राशि भी हो गई। हाँ हम्म, ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, दूरी की तरह ही। हम्म, वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी वेग से ही चल रही होगी ना। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आ गया समझ में? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा? चीज़ें पढ़ी पढ़ाई तो होंगी। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चल रहा तो दूरी बटे समय, चाल एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं, एक सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है, कंफ्यूज मत होना। हम्म, इसमें दिशा की अवस्था नहीं है जबकि वेग में दिशा की अवस्था है। यानी कि विस्थापन के साथ वेग यूज होगा, ये चीज़ कन्फर्म रखना। विस्थापन के साथ वेग का प्रयोग करेंगे। दिए गए समय में अंतर या समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की अवस्था नहीं होती है और दूरी सदैव धनात्मक होती है। वेग विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो या माइनस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो अगर दूरी 0 अगर हो भी गई है तो माइनस नहीं कभी होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि दूरी कभी माइनस होती नहीं। आप जाने जाने क्या कर सकते हो, आप नहीं चलोगे, समझ आ रहा? तब भी उसकी एक वो तो होगी तो 0 हो जाएगी। अगर आप नहीं चल रहे हो तब भी 0 है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया या पीछे बढ़ाया, दूरी में काउंट हो जाएगा। कि पॉइंट भी है तो उसकी एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी होती है। अच्छा चलो ठीक है, इस जगह है, ये दूरी है, तुम यहाँ पे खड़ी हो, ठीक है, यही दूरी है तुम्हारी दूरी की इस टाइम क्या है 0। अब इसको बताओ, तुम नेगेटिव बताओ कि इसको माइनस में कैसे लेके जाओगे। ऑलरेडी 0 है, तुम जाने क्या कर सकती हो, एक जगह पे खड़ी रह सकती हो, समझ में आ रहा? अब ऐसा तो है नहीं खुद को तुम अब 0 से और कितना खत्म हो सकती है। अब ऐसा क्या हवा में लटकोगी क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें खड़ा जमीन पे ही होना पड़ेगा, तो दूरी 0 हो गई। लेकिन हाँ, विस्थापन में ऐसा नहीं है, विस्थापन माइनस हो सकता है। जाना तो इधर नहीं जा रहे, समझ में आ रहा? चलो ठीक है, कैसे? नहीं, हम थे यहाँ पर, जाना में यहाँ पर, लेकिन हम इस दिशा में न जाकर हम वापस लौट गए। तो हम जितना वापस लौट रहे हैं वो माइनस ही तो हो रहा है उसे वापस 0 से। उसे वापस तो बोलेंगे ही नहीं ना, वापस नहीं बोलेंगे। हम जिस दिशा में जाना उस दिशा में हम जा ही नहीं रहे, इनफैक्ट उस दिशा के अपोजिट जा रहे हैं। हाँ, क्या बोलो? तो जितना अपोजिट जा रहे हैं तो 0 से उतना ही वो माइनस होता जाएगा। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसे ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, ऐसा होता है ना बंदूक की गोली वाला सीन, बंदूक की गोली परवलयाकार वाला, वृत्तीय मार्ग तय कर रहा है, कोणीय। हाँ सुना है, पढ़ा है बस। हाँ, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। रेडियन, ठीक है। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय मार्ग कहते हैं। ये क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। यहाँ से देखोगे तो वेग की दिशा ये है, यहाँ से देखो वेग की दिशा ये है, यहाँ से देखो वेग की दिशा ये है। समझ आ रहा? यानी प्रत्येक बिंदु पर उसकी एक अपनी दिशा है। डन? आपको ये चीजें कुछ याद रखनी है। ये पूछा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व। एनेमोमीटर वायु की गति, इंपॉर्टेंट है। तरल पदार्थ का सापेक्ष। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रो से आप हाइड्रोजन, हाइड्रो समझ सकते हो। हाइड्रा, देखो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा
इसको एक भाषा में इसको जल भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको हाइड्रो दिखाई दे जाए तो जल के साथ समझ में आ जाना, यानी जल का आपेक्षिक घनत्व या तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऑडियोमीटर, ऑडियो यहाँ से देखो AUDIO, इससे क्या समझ में आ रहा? ऑडियो फोन, ऑडियो नहीं चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही, ऑडियो कॉल करो, ध्वनि की तीव्रता। समझ में आ रहा? तो ध्वनि की तीव्रता। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो क्या होता है? हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता, इस चीज़ का अर्थ होता है आर्द्रता, ठीक है। अमीटर होता है विद्युत धारा, ठीक है, जो विद्युत धारा लगाते हैं, कितनी कितने बताइए स्टेबलाइजर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मैनोमीटर, तो गैसों का दाब सापेक्षिक घनत्व मैनोमीटर में। सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने के लिए, सिस्मोग्राफ, ये बहुत आप पूछ रहे ठीक है। वोल्ट मीटर विभवांतर, वोल्ट मीटर विभवांतर मापते हैं। एक होता है ऐसा होता है जिसमें, ठीक है, विभवांतर कितना लगा है। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा के उपस्थित सापेक्षिक घनत्व, गैल्वेनोमीटर में। पायरोमीटर उच्च तापमान नापते हैं, पायरोमीटर। एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर सूर्य की किरण की तीव्रता मापते हैं एक्टिनोमीटर में। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में करते हैं, फैदोमीटर का प्रयोग। तुमने देखा होगा 12 समुद्री मील, कोई भी, ठीक है, कोई भी हिमालय या इन सब की जो ऊंचाई ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं? इसी चीज़ से ज्ञात करते हैं, फैदोमीटर से। ओडोमीटर, एक होता है आर्डियोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी होती है, यानी किसी जो मोटरसाइकिल में जो लघु होता है मीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर चली है। हाँ, तो ये ओडोमीटर होता है, ठीक है। कैरेटोमीटर, कैरेट से बना है, सोने की बात करिए यार। स्वर की शुद्धता, कैरो। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में। अब देखो स्फिग्मोमैनोमीटर और, ठीक है, और सिस्मोग्राफ, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। भूकंप, लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, लक्स मीटर। अब इसको कैसे नाप समझते हो? देखो, एक प्रचार चला था ना लक्स वाला, कि एक बार लक्स लगा दिया, लक्स साबुन लगा दिया चेहरे पर तो चमकने लग गया, तो उससे आप लक्स मीटर याद रखना, ठीक है। स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लगाए रहते हैं हृदय की गति ध्वनि सुनने के लिए। सोनार होता है, सोनार डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ये कौन करते हैं? पनडुब्बी में यूज होता है, जो गोताखोर होते हैं, जो मर जाते हैं। ये पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। अब कैसे प्रयोग किया जाता है तो मुझको बताते हैं कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो, ठीक है, रूस की एक पनडुब्बी थी जो जल से नीचे आ रही थी, ठीक है। तो अब अमेरिका वालों ने क्या किया कि उनकी पनडुब्बी अंदर ही थी, अब ये नहीं पता चल रहा था कि किसकी पनडुब्बी कहाँ पर है, तो उन्होंने उससे क्या बोलते हैं, पनडुब्बी से सोनार रेज छोड़ी। सोनार का मतलब ये होता है कि सोनार रेज जाती हैं और एक स्थान से टकरा कर वापस आ जाती हैं, मतलब उसी स्थान में वापस आ जाती है। तो इससे ये पता लग जाता है कि इतने किलोमीटर दूर कोई ऐसी चीज़ है, समझ रहे हो, कोई रुकावट है। अब वो रुकावट क्या है ये तो वहाँ पे जाने के बाद पता लगता है, यानी ये पता लग जाता है हाँ जो दुश्मन जहाज है वो इतने किलोमीटर दूर है, तो उसी हिसाब से गन लोड करते हैं, छोड़ते हैं। समझ में आ रहा? ऑक्सेनोमीटर, पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन समझ में आता है, ऑक्सीटोसिन पौधों में लगाया जाता है जिससे कि वो बड़े हो जाएं जल्दी। इनफैक्ट ज़्यादातर गांव में ये प्रयोग किया जाता है सब्जी की वृद्धि दर मापने में, ना कि उसको। ऑक्सेनोमीटर सुनो वो सब ठीक है। जब इनफैक्ट गांव में ज़्यादातर ये यूज होता है, एक केमिकल्स आता है, ठीक है, जो पौधों में लगाया जाता है जिससे कि उनके जो फल है ना वो थोड़े फले फूले हैं, ठीक है, ग्रोथ जल्दी कर जाते हैं। और ये पौधों की वृद्धि दर मापने में भी प्रयोग किया जाता है। सिंपल बात, जब ऑक्सेनोमीटर समझ में आ जाए तो वहाँ पर आप पौधा याद रखना। गोबर भी तो डाला जाता है, तो जहाँ में गोबर नहीं है ना, जो साइंस की लैंग्वेज है, ठीक है, जो साइंस की लैंग्वेज है ना। अब जहाँ में गोबर तो नहीं लिखे भाई, खाद बोल दी है, साइंस की लैंग्वेज में खाद बोला जाता है, गोबर नहीं बोला जाता।
ठीक है, यानी कि सिंपल बात इतनी, ऑक्सीजन ऑक्साइड तुम्हें दिखाई दी जाए तो पौधा ध्यान रखियो, और पौधा जो भी 4 ऑप्शन है पौधा दिखाई दी जाए टिक कर देना। फोनोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने में किया जाता है फोनोमीटर। स्पीडोमीटर में चाल मापने में किया जाता है। टैकोमीटर में वायुयान तथा मोटर नावों की गति मापते हैं, टैकोमीटर। ठीक है, कन्फर्म। अब आते हैं नमन कोण पर। अब ये नमन कोण क्या है? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उस स्थान का नमन कोण कहते हैं, उस स्थान को नमन कोण कहते हैं। विद्युत रेखा पर नमन कोण 0 तथा ध्रुव पर नमन कोण 90 होता है। ये तो मुझे पता है, नमन को 0-90 होता है। फिर सुनो, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है, यानी कि सिंपल बात है, पृथ्वी ऐसी है, क्षैतिज। ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर चुंबकीय बल लगा है, तो चुंबकीय बल कहाँ कहाँ लगा है? पूरा वो वाला पूरा एरिया में बल लगा है, ठीक है। तो ये कितना कोण बना रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये 90, ठीक है, तो वही है, इसे नमन कोण बोलते हैं। समझ गए? पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, परंतु इनका मान लगभग 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, परंतु इसका मान कितना होता है? 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। 0.4 × 10⁻⁴। इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, है ना? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल है। किसी चाल में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर ई, विद्युत धारा, ठीक है। ये रहा एक बॉक्स, ठीक है, इसमें 2 किरणें लगी हैं, एक है एनोड एक है कैथोड, और एनोड से चीज़ें जाती हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह कितना हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं विद्युत धारा। ऐसा ही मात्रक एम्पियर है और ये अदिश राशि है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये देखो ऐसा लगा होता है अमीटर यहाँ पर। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0, ठीक है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है उसमें से कितनी ऊर्जा, सिर्फ एक बल्ब, देखो यहाँ पर बल्ब लगा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये जो तार है ये भी तो कुछ बिजली खाएगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो जो क्षय हुआ है उसको कहते हैं शक्ति। इसका मात्रक होता है वाट। यानी विद्युत ऊर्जा में, विद्युत परिपथ में, ये परिपथ ही तो है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है। 2 विभवांतर वोल्टमीटर का प्रयोग कब करते हैं? 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है। ऊर्जा की क्षय या ऊर्जा के ह्रास शक्ति कहलाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? एक ये इम्पोर्टेंट है और एक ये इम्पोर्टेंट है। भाई इसमें सब पूछा जाता है यार। हर चीज़ आप, किताब तुम्हारे पास है, पूरी पढ़ लियो। तो यहाँ का कर रहे हैं ये बताओ। तो अगर हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट ये है तो फिर है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इससे 10⁻⁻6 एम्पियर तल की विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। 1 मीटर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻⁻6 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। हाँ, किसमें? 1 मीटर में। किसी चालक के प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी 1/R, व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे ओम इनवर्स कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है। और जब इसका व्युत्पन्न कर दिया जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। समझ आ रहा? जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार,
मैंगनीज का तार कह ठीक है। रहा हूँ। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। डायोड वाले। ठीक है। या ये ओम यानी कि ये जो है ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, और जो ओम का नियम का पालन करते हैं उनमें मैग्नीज का तार हो गया, लेकिन जो नहीं करते हैं वो हो गया बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है। विद्युत धारा के एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। समानांतर क्रम है। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसे इस परपथ में सदैव समानांतर लगाया जाता है। ठीक है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबा प्रतिकर्षित करती हैं। ये रेखाएं जहाँ घनी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा जहाँ विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ये चीज़ को समझ में आ ही गया होगा। इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र बल की दिशा के प्रदर्शित करती है। सुनो, इस बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर बल लग रहा, चुंबक ज्यादा प्रभाव है। ठीक है ना। वे वस्तुएं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। वे वस्तुएं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ, ये चुंबक है, तो इस यहाँ पर चुंबक का प्रभाव है, अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर चुंबक का प्रभाव है, विपरीत दिशा में चुंबक उत्पन्न होती है। यानी सुनो, वे वस्तुएं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि बिस्मत, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, नमक, जस्ता, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। समझ में आया? कौन कौन से हैं भूल गए हम। बिस्मत, तांबा, सोना, चांदी, हीरा। हीरा। मतलब ये चुंबकीय प्रतिकर्षी है, ये चुंबक से चिपकती नहीं है, पदार्थ तो है लेकिन चुंबकत्व का प्रभाव नहीं है इनमें। वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सुनो, सॉरी, इनमें गड़बड़ था। ठीक है। इनमें चुंबक का प्रयोग है तो, लेकिन बहुत कम। ये सभी कहीं ना कहीं चुंबक का तो प्रदर्शित तो करती ये है। अट्रैक्टिव नहीं हो, कम अट्रैक्टिव तो है, कम अट्रैक्टिव है, लेकिन अचुंबकीय वे हैं जो अट्रैक्टिव ही नहीं, जैसे लकड़ी, बिल्कुल, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ ये सबसे ज़्यादा चुंबकीय है। लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से अधिक ताप तक गर्म करने पर अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, स्टील। ठीक है। तुमसे ये पूछा जाएगा, बताइए क्यूरी ताप क्या होता है? ऐसा ताप जिस ताप पर कोई भी वस्तु या कोई भी लौह चुंबक है उसको ताप दिया जाए तो वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाए। ठीक है। अरे तुम चुंबक कोई आग में जला दो, गैस में रख दो, तो वो खुद ही अपने चुंबकत्व खो देता है। वह उच्च ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप आ गया। उदाहरण के लिए लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः 770 डिग्री सेंटीग्रेड से 368 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी भी इस तरह से दिख रहा है तुम्हें? अभी से ज्यादा ये आप लोगों को दिख रहा है, मुझे ऐसा पूरा जो अच्छा होता है वो मुझे ऐसा दिखता है। तो चश्मा लगाओ ना। चश्मा वगैरह लेंस कहाँ गिर गया? लेंस ही गिर गया। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को द्विकपात कोण कहते हैं। अब द्विकपात कोण क्या है इसके बारे में सुनो। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के जो बने न्यून कोण है उसको द्विकपात कोण कहते हैं। समझ में आ रहा? हाँ ठीक है। पढ़ाते रहो। बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ।
आ रहा है। ये मत बोलो मेरा ठीक ही है, क्योंकि अभी तुम ठीक ही बोलोगे तो आने वाले नहीं। टाइम में ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या फायदा। एक्चुअली ऐसा है, एक बार में तो सब कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। सिंपल बात इतनी सी है, ये जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ना, वो ये वाला। हाँ ये वाला ऐसा ही है ना, ऐसा, हाँ ऐसा ये ऐसा, है, ये तो है। 3 टाइप से लगा है ना। हाँ। हम्म, तो चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, दोनों के बीच के न्यून कोण बनाया ना, तो इसे कहते हैं द्विघात कोण। इसे न्यून कोण नहीं कहता है, ये 90 डिग्री तो नहीं है होगा, ये 90 डिग्री है भाई, ठीक है। लेकिन अब ये 90 डिग्री नहीं होगा ना, ऐसे इस तरह से। ऐसे ये था, ये 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ये नहीं है। ये नहीं है, ये न्यून कोण है। ये कोण ये वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। समय वायुमंडल चल ही में रहा है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, प्रति इकाई आयतन में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अरे जहाँ आयतन आ जाता है वहाँ समझ लो एक घेराव के अंदर की चीज़ के बारे में बात कर रहे चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिज्म। हैं। मैग्नेटिज्म। लोहे का ऑक्साइड फिर Fe3O4 वो प्राकृतिक चुंबक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 प्राकृतिक चुंबक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह कोबाल्ट, लोहा, इस्पात आदि से बनाया जा सकता है। यह विभिन्न आकृति की हो सकती है, जैसे क्षण चुंबक, चुंबकीय सुई, घोड़ा नाल चुंबक। 3 तरह के चुंबक हैं, क्षण चुंबक, चुंबकीय सुई, घोड़ा नाल चुंबक। फिर से सुनो, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, यानी कि इस चुंबक को खुद बना सकते हैं हम, नेचुरल नहीं, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये कोबाल्ट, लोहा, इस्पात आदि से बनाया जा सकता है। ये विभिन्न आकृति की हो सकती है, क्षण चुंबक, चुंबकीय सुई, घोड़ानाल चुंबक इत्यादि से। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु में हम चुंबकत्व का प्रभाव दे सकते हैं। लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, चुंबक को 2 ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। 2 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई ही होते हैं, और उनमें 2 ध्रुव हैं, वो साउथ और नॉर्थ पोल। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। यानी एन एक चुंबक है, इसमें है एस और एन, और एक चुंबक है, इसमें है एस और एन, तो ये आकर्षित हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता, ये एन होता और ये एस होता, तो आकर्षित नहीं होता। तो ये दूर हटते एक दूसरे से। समझ में आ रहा? यानी कि जब समान ध्रुव एक दूसरे के पास होंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन असमान ध्रुव, अगर यहाँ पर एस है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। अपोजिट है ना। हाँ, किसी चुंबक को क्षैतिज तल में टकराने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की तरफ और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की तरफ ठहरा, और यही एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नाविक कंपास का प्रयोग करते हैं। फिर सुनो, किसी चुंबक को क्षैतिज तल में लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर दिशा की तरफ और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण दिशा की तरफ ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ ठहरने वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। एक्चुअली ऐसा पुराने जमाने में जब कंपास का प्रयोग करते हैं। दिशा का पता नहीं था, दिशा तो वो यंत्र था। ऐसे लटका लेते थे, तो उनको पता चल रहा था मुझे इस जगह था। ऐसे रखते हैं, ऐसे उसमें कंपास में वो होता है, ठीक है, और वैसे रखते हैं, तुरंत उसकी दिशा पता लग जाती है कि हाँ हमें इस दिशा में चलना है। तब भी वो जाया करते थे समुद्र में, वहाँ पता नहीं चलता था ना। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से, चुंबक के चारों वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, जहाँ पे लगता है कि हाँ कोई हमें आकर्षित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसमें कोई भी क्षेत्र कर डालो, समझ में आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है, इसमें दिशा की अवस्था है, क्योंकि सिंपल बात है, उत्तर दक्षिण ठहरेगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय बल रेखा भी काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अवितर प्रदर्शित करते हैं। सिंपल बात है, चुंबकीय बल रेखा भी रेखाएं होती हैं जिनपे चुंबकीय दिशा, ठीक है, जैसे कि ये मान लो एस एन, ठीक है, तो क्या कर रही हैं, समझ में आ रहा? ये रेखाएं दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन काल्पनिक की तो है।
चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक की जाती हैं, अर्थात बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र बना गया, ये वक्राकार है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही गलन की ऊष्मा कहते हैं, या गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा। आज कहते हैं ना क्या गलन बहुत है, ओस गिर रही है, गलना है आज, ठीक है ना। रास्ते में तो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गर्म बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्राम बर्फ का टुकड़ा है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बदलने के लिए 80 किलोग्राम कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि वो जो वातावरण से 80 कैलोरी ऊष्मा लेगा तब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बनेगा। एक निश्चित ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव की वाष्पन यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। उदाहरण के लिए उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक है। बस ये आया अच्छा क्वेश्चन। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है भैया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा क्यों। तो आप उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये लिखा होगा कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जिसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होगी वो जल्दी जलाएगा, वो बहुत ज़्यादा जलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भाप के इंजन भी तो हैं, समझ में आ रहा। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक -22 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम मिश्रण कहते हैं। अब कैसे बताओ, कुछ जानकारी इसके बारे में। हाँ, बताओ कैसे। नमक जो होती है वो बर्फ़ को पिघलने में मदद करती है, नमक। बात ये होता है, ठीक है। और जो कुल्फ़ी उल्फ़ी में जितने भी वो डाले जाते हैं कुछ केमिकल्स, उसमें नमक का प्रयोग होता है। जब भी कुल्फ़ी खाते होगे तो नमक का टेस्ट आता है नीचे की तरफ, तो वो वही है, ताकि वो उसको पिघलने ना दे जल्दी। हाँ। और इसीलिए होता है क्योंकि नमक जो होता है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है अपनी अलग से, इसलिए उसका यूज़ होता है। और जितने भी कुल्फ़ी वाले होते हैं वो ऑलमोस्ट बर्फ़ के टोटो जो स्पेशली कुल्फ़ी जो ठोकी जाती है उसमें नहीं आते, नमक के बोरे बोरे डाल देते हैं। बात है। और जो हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई थी वो वाली आइसक्रीम वहाँ पे मेले पे, फ्रूट आइसक्रीम। क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप को पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में बदलना। द्रव सुनो यार, पानी का भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और भाप का ऊपर उड़ जाना वाष्पीकरण क्रिया होती है। तब में आ रहा भाई तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। उसमें कुकर में पानी रखा, कुकर में पानी रखा और उसको उबाला, ठीक है। उसमें भाप बनी, भाप ने ऊपर उठा के सीटी में डाल दिया, तो वो क्या हो रहा है, वाष्पीकरण क्रिया हो रही है। चीज़ें नीचे जल रही हैं, भाप में बदल रही है, तो ये वाष्पीकरण क्रिया है। कूलर से प्राप्त ठंडक वाष्पीकरण का ही परिणाम है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठती है। समझ में आ रहा। जैसे कि पंखा जब कूलर चलता है तो कूलर जो ठंडी हवा है वो रूम के अंदर पैक करती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठकर रूम से बाहर निकलती है। तभी भी जब रूम के बाहर गर्मी निकल रही होगी और अंदर ठंडक महसूस होगी। गर्मी के मौसम में पानी का छिड़काव कर देने से ठंडक प्राप्त होती है। गर्मी के मौसम में पानी का छिड़काव कर दिया गया, ठंडक महसूस हो गई, क्योंकि जो गर्म एयर थी ना वो बाहर निकल गई और उसकी जगह पे ठंडी एयर आ गई। गर्मी का मौसम जब शरीर का पसीना सूखता है तो वाष्पीकरण के द्वारा यह हमारे शरीर में ऊष्मा लेता है, जिससे हमें ठंडक का आभास होता है।
कन्फर्म। हम्म, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखो। द्रव के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक हो जाने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। द्रव के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक हो जाता है तो बाष्पीकरण क्रिया कम हो जाती है। यानी आकर्षण ज़्यादा लगेगा बाष्पीकरण कम होगा, आकर्षण कम लगेगा बाष्पीकरण अधिक होगा। अरे जुड़ते जाएंगे तो वो बड़ा सबको हिस्सा छोड़ो। बनता जाएगा। ये एक बूंद है तुरंत बाष्प बन जाएगी, 100 बूंदें हैं तो बाष्प बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये तुरंत गर्म हो जाएगा और इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आर्द्रता बढ़ जाएगी तो बाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे अभी हो रहा है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, समझ में आ रहा? तापमान या ये एक बूंद है और इसको बूंद को फैला दो। तापमान या वायु की गति बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो ठीक है, और वायु बढ़ेगा तो जल्दी सोखेगा तो बढ़ाएगा। समझ में आ रहा? तुम मानी लेके आए थे क्या? नहीं। पृष्ठ यानी सरफेस से ठीक नीचे का जल, सुनो, पृष्ठ यानी सरफेस से ठीक नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल अवस्था में रहता है, जिसमें जलीय जीव मछलियां जीवित बनी रहती हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मतलब बर्फ जो हिम है या जो पर्वतों पर जो भी ग्लेशियर हैं उनमें बर्फ जमी होने के बाद भी मछलियां जीवित कैसे रह लेती हैं? क्यों कैसे रह लेती हैं? क्वेश्चन का आंसर दो दोनों। पहले तुम दो, कुछ भी जानकारी हो इसमें तुम दो। भाई देखो, वो पानी होता है ऊपर की लेयर तो वो सख्त कर देता है, लेकिन नीचे की इतनी नहीं कर पाता है ना, इसलिए नीचे वाले पानी का टेम्परेचर जो होता है वो कम कभी रहता है। भी नीचे का पानी बर्फ नहीं जमता है, सिर्फ ऊपर का ही पानी जमता है। बस। ठीक है, इसलिए जब भी आप बर्फ़ जमाओगे भी, अगर फ्रीजर में जमाओगे तो देखोगे कि सबसे ऊपर वाली लेयर चारों तरफ की वो पहले बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन अंदर का पानी पानी रहता समझ में आ रहा? इसीलिए। तो इसलिए जो मछलियां होती हैं वो नीचे रहती हैं। जब जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है तब इसके आयतन में प्रसार होता है और बर्फ बनने की क्रिया में आयतन बढ़ जाता है। अब इसको बताओ। जब जल अच्छा, तुम्हारे घर में फ्रिज है? पानी भर के रखा? कभी कभी ऐसा हुआ कि वो तुम्हारा पानी बाहर निकल के जम के पूरे फ्रिज में जम गया हो? हाँ, जमने आता है। यही तो है, आयतन बढ़ गया उसका। एक बार कभी ना देखो, घर में फ्रिज हो तो उसमें ना कांच की बोतल में एक बार भर के देखना, फट हो जाएगा, फट जाएगी। क्योंकि आयतन बढ़ मम्मी गया। मार डालेगी। क्योंकि आयतन बढ़ गया, क्योंकि जो जल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। और अगर वो 4 डिग्री पहुंचता तो वो आयतन बढ़ता नहीं, मतलब तब तक उतना ही रहता, चीज़ें फटती नहीं। यदि पानी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 0 सेंटीग्रेड तक लाया जाए तो उसके असामान्य प्रसार के गुण के कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इस आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। समझ में आ रहा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। यह निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। यह निश्चित ताप, कोई निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए गलनांक कहलाता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। इस चीज़ को समझ में आया? गलनांक बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, गलनांक कम होगा दाब कम होगा। समझ में आया? एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। एक बोलते हैं ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा दाब या दाब का ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी वस्तु जम जाए तथा वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की क्रिया होती है उसको हिमांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की क्रिया होती है, मतलब ऐसा पॉइंट है जिस पर, ठीक है, जल, उसको हिमांक कहेंगे। अशुद्धि मिलाने में पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि, नमक अशुद्धि है में जल में, तो उसको गलनांक कम हो जाता है, यानी कि वो अब जलेगा, मतलब बर्फ में देर से बनेगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है।
द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक कहलाता है और द्रव का जल में बदलना हिमांक कहलाता है। समझ में आ रहा? उदाहरण के लिए सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाना अधिक कठिन होता है क्योंकि वहाँ समुद्र तट की तुलना में जल की क्वथनांक घट जाती है। इसको कैसे समझाओगे? सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वहाँ समुद्र तट की तुलना में जल की क्वथनांक घट जाती है। मतलब कि उसको गलनांक ज़्यादा चाहिए होता है पानी हमको को। अपनी भाषा में समझाओ, साइंस की लैंग्वेज छोड़ो। अरे उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहता है ना, चीज़ ठंडी रहेगी तो उसको अब अभी का देख लो, यहीं का देख लो, पानी गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अभी इतनी जल्दी गर्म होगा नहीं होगा, वही वहाँ पे भी होता है। तुम्हें समझ में आया? ठीक। अब साइंस की लैंग्वेज में वहाँ पर क्वथनांक कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्वत है। यहाँ पर कोई भी चीज़ कम गर्म होगी और ज़मीन पर वही चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगी। यहाँ पर तुम सोलर लाइट लगाओ तो कम लाइट पैदा होगी और यहाँ पर लगाओगे ज़्यादा लाइट पैदा होगी। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, दाब कम होगा क्वथनांक कम होगा। यानी कि जो प्रेशर कुकर है ना, उसमें जब पानी डालोगे उबालोगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। नहीं, हाँ, कम जल्दी गर्म होगा। क्या कम जल्दी गर्म होगा, मतलब प्रेशर बनेगा नहीं। हाँ हाँ जब प्रेशर बनेगा नहीं तो क्वथनांक नहीं बनेगा। जब क्वथनांक नहीं बनेगा तो चावल पकेंगे नहीं। क्वथनांक कम है ना, दाब बढ़ रहा है, दाब अभी बढ़ नहीं रहा। हमने क्या पूरा पूछा? पढ़ो। सुनो, इसमें जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। तो वही तो मैंने क्या बोला? अगर दाब, मैं तुमसे ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ऊपर है को, हमने प्रेशर कुकर में पानी उबाला, पानी उबलता है, पहली बात तो आप पानी ऊपर जाके पानी कम उबलेगा, धीरे से तो उबलेगा, तुम कब पहाड़ का एग्जाम्पल अभी ले हाँ। रहे हो, तो वो मैंने नहीं ध्यान दिया। ठीक है। पहाड़ पर जो चावल है ना, जो पानी वो कम उबलेगा, मतलब जो 1 घंटे में उबल जाता था वही उसको उबलने में 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारी लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। हाँ, अब सिंपल बात और इस तरह समझ लो, कुकर है, कुकर में पानी उबल रहा है और इसकी सीटी बंद हो गई तो क्या करेगा? कुकर फाड़ देगा ना ये एक टाइम आने पर। कैसे फाड़ देगा? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा इसके अंदर। एक मानो जब ये फाड़ने की पोजीशन में होगा ना, अगर तुम उसमें थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो कि तुरंत तुरंत बिना उसकी वाष्प निकले तुम उसमें पैक हो जाओ, तो एक मानो 1 सेकंड के अंदर तुम जल के राख हो जाओगे। इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और इसी के माध्यम से तो जो ट्रेनें हैं भाप के इंजन चलती हैं। पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण, समझ में आ रहा? पहाड़ों में दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट यानी 100 डिग्री से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु, एक निश्चित ताप, किसी भी चीज को किसी भी चीज की अवस्थाएं बदलनी है, किसी भी चीज की अवस्था बदलनी है तो हम क्या करेंगे? उसमें एक निश्चित टेम्परेचर देंगे, उस ऐसा टेम्परेचर जिससे वो वस्तु बदल जाए। अब कैसे? कोई एग्जाम्पल दो। उसमें पढ़ के क्या दे रहे हैं? नहीं फिर से बोलो, मैंने सुना ही नहीं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है? लिटरेट कुकर की ही बात यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुकर की एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे कि भगोने में हम लोगों ने पानी उबाला, कुकर का अपेक्षा कम देर में ही गर्म होगा। ठीक है, अब कुकर में अगर उबालेंगे पानी की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जल्दी होगा क्योंकि जो उसकी हीट बन रही है भाप वाला हीट बन रही, तो वो उसको बाहर जाने नहीं दे रहा, तो वो जल्दी हीट अंदर ही अंदर और उसको इंक्रीज करते जा रहे थे, इसलिए वो जल्दी हो जाए, तो उसी को गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। या फिर हम लोग भगोने को ही अगर प्लेट से ढक दें तो वही जो भाप बन के उड़ रहा है ना, वही गुप्त ऊष्मा बन जाती है कि गर्म करने में वो साथ दे रहा है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है हम लोगों को किसी तरह। एक निश्चित ताप पर आता है तो जो पदार्थ, जो कुकर है ना, वो अपनी क्षमता पूरी कर लेता है। उसको गर्म होने के लिए, जब कुकर को भाप में बदलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए। और जैसे वो 100 डिग्री पहुंचता है तुरंत पानी वाष्प में बदलने लगता है और वो वाष्प कुकर को फाड़ने लगता है, जिससे वो सीटी के रूप में बाहर निकलता है। तो वो जो निश्चित ताप है ना,
जिसमें पानी उबल के भाप में बदल जाए, हम्म, वही होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो मेरा एग्जाम्पल सही था गलत था? सही था, बस तुम्हें समझ में आ गया, आना चाहिए, बात खत्म। तुमको ऑप्शन तुम्हें लगाने हैं, पानी थोड़ी पी लो। लगाने। हम थोड़ा ब्रेक ले लें। कितनी देर से पढ़ रहे हो तुम लोग? 1 घंटा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण इस शब्द का क्या मतलब है? इस ऊष्मा संचरण इस शब्द का क्या मतलब है? हम बीच में ही आ जा रहे, ठीक है। हाँ बताओ, ऊष्मा संचरण का इस शब्द का क्या मतलब है? संचरण का क्या मतलब है? संचार, इस शब्द का मतलब कुछ समझ में आया? आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा था 12th में, हम्म, जाती है ऊष्मा है। बिल्कुल, ऊष्मा का प्रवाह ही ऊष्मा संचरण है, यानी ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, ठीक है ना। तो ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ की अणु ऊष्मा, पदार्थ की अणु ऊष्मा पाक, पदार्थ के, देखो सिंपल बात है, पदार्थ का अणु ऊष्मा पाकर एक स्थान, अपना स्थान बदलते हैं और ठंडे अणु ग्रहण करने लगते हैं, संवहन कहलाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें एक मैप दिखाया था अभी, ऐसा ऐसा बना के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहा है, मतलब गर्म चीज़ ठंडी की तरफ प्रवाह करती है, समझ में आ रहा? जैसे ये ऊष्मा संचरण, और जो ठंडे अणु गर्म अणु को अवशोषित कर रहे हैं, इसको कहते हैं संवहन, ठीक है। उदाहरण की पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है, ठीक है। मोटर कार के रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र संवहन सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां जल द्वारा ऊष्मा का संवहन होता है। रेडिएटर में पानी नहीं डाला जाता है, तुमने तो खूब डाला है गाड़ी में, गाड़ी में नहीं, पानी नहीं नहीं है, डालता हूँ। गाड़ी में पानी नहीं है। हाँ तो मैं पीने के लिए डालता हूँ। जो उसमें ऐसा लगा होता है जिसमें पानी कमी हो जाती है, जिससे कि जल्दी गर्म हो जाती है इंजन। नहीं इंजन में पानी डालते हो? नहीं। तो डाला करो, देख लेना आगे। बैटरा होता है। तो बैटरी पर वाला सीन है। अच्छा। जब तुम डालोगे, अगर नहीं डालते हो तो भैया डाल देना, वरना किसी दिन इंजन सीज हो जाएगा। भाई वो वाइपर के लिए डाला जाता है, आप वो कारें नहीं आती हैं जिनमें इंजन अच्छा, गर्म चलो होगा, ठीक बात है। ये है, ठीक है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा किया जाता है, होता है, ठीक है। गैसों में द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। जल की अपेक्षा स्थल अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। इसके दो कारण हैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है और जलाशय के विशाल जल आयतन के कारण ऊष्मा वितरित हो जाती है। समझ में आ रहा है इतनी चीज़? ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो उसे विकिरण कहते हैं, रेडिएशन, ठीक है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डिट्टो है। सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही स्थानांतरित होती है। सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण द्वारा स्थानांतरित। विकिरण क्या है? फैलाव। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। समझ में आ रहा? धीरे 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 कर एक जगह से, समझ में आ रहा मेरी बात? रेगिस्तान दिन में बहुत अधिक गर्म तथा रात में ठंडे हो जाते हैं, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, क्योंकि जो कण होते हैं ना वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। किरचॉफ का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी कि जो जितना अच्छे से अवशोषित करेगा वो उतना ही अच्छे से उत्सर्जित भी करेगा। जस्ट लाइक रुई, जितना पानी वो सोखती है उतना निकाल भी देती है। अच्छा एग्जांपल इसका कॉटन। ठीक है। यदि अंधेरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। इस चीज़ को समझ में आए? नहीं मैं वैसे नहीं कर पाया, क्योंकि एक काली वस्तु, एक दो गेंदे हैं, एक काली गेंद है एक सफ़ेद गेंद है, दोनों ही लोहे की गेंदे हैं, ठीक है। मैंने ऐसा भी सुना है कि काला कपड़ा डालो और सफेद कपड़ा डालो, सफेद जल्दी सूख जाता है, काला नहीं जल्दी सूखता है। बिल्कुल बुद्धि में बुद्धि गलत। में। काला जल्दी सूखता होगा, सफेद हाँ, नहीं। सही कहा। काला जल्दी काला सूखता जल्दी है। सूखता है। अच्छा। क्यों? काला जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। सब कुछ इसलिए- छोड़ो, काले लोग जल्दी हीट पकड़ते हैं और सफ़ेद लोग इतना कम हीट पकड़ते इसीलिए हैं। काले लोग जल्दी काले होते जाते हैं। और समझो,
सर्दियों में काले कपड़े ज़्यादातर लोग पहनते हैं, क्यों? क्योंकि जब सूर्य की थोड़ी सी भी अगर लाइट पड़ी है तो वो काला जो कपड़ा है ना वो जल्दी गर्म हो जाएगा बजाय सफ़ेद कपड़े के। क्यों? क्योंकि वो हीट क्योंकि एब्जॉर्बर सुनो, होता है ना। क्योंकि ना ये काला रंग ना जल्दी गर्म हो जाता है, हीट को जल्दी कवर कर लेता है और बाकी जो लाइट थी बाकी लाइट फैला देती है। सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद पे कोई लाइट टकराएगी तो वो सफ़ेद लाइट ऑब्जर्व नहीं करेगी, वो पार फेंक देगी, सफ़ेद जो होती है वो पूरा पूरी रिफ्लेक्ट कर परावर्तन कर देती देता है, है, अपनी लाइट में पूरी परावर्तन करती है, ठीक जबकि है, काला रंग वो सब कुछ पूरा ऑब्जर्व कर अब्जॉर्प्शन लेता कर है। लेता है। अब काला ये जो गेंदों की बात कर लेते हैं, जब आप दोनों गेंदों को रखोगे आपने एक ताक पर, तो एक किया ये वाली जो काली वाली थी उसमें वो जल्दी गर्म हो गई, सब वाली इतनी जल्दी गर्म नहीं हुई, तो अब जो जल्दी गर्म हो गई वो लाल हो गई, अब इसको गर्म होने में टाइम लगा तो ये जल्दी दिखाई देगा ही। जल के असामान्य प्रसार के बारे में बात करते हैं। जब जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होता है तो जल सिकुड़ता है, अर्थात जल का आयतन में कमी और घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अभी 4 से हम 0 पर जा रहे थे ना, तब पहले क्या हो रहा था, पहले आयतन बढ़ रहा था फिर घट कम हो रहा था। अब 0 से 4 की तरफ बात कर रहे हैं तो पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, समझा? जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है तथा जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है, इसलिए बर्फ का आयतन जल के आयतन से ज़्यादा होता है। अब -40 डिग्री की बात करें तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों को समान रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बताइए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के पैमाने कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये वन लाइनर भी है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन कम हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। केल्विन पैमाने पर तापमान में से 273 घटाने पर हमें सेल्सियस पैमाने का तापमान मिलता है। इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने पर तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन का तापमान मिल जाता है। केल्विन पैमाने पर तापमान में से 273 घटाने पर हमें सेल्सियस पैमाने पर तापमान मिल जाता है, यानी कि केल्विन पैमाना है उसमें 273 घटाने पर सेल्सियस, यानी C बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, और इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने पर तापमान में 273 जोड़ देने पर, ठीक है, केल्विन मिल जाता है। ये माइनस का इधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रहा? इक्वल एक के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा अतः केल्विन पैमाने पर यह तापमान 37 डिग्री पर 273 बराबर 310 केल्विन होता है। अगर स्वस्थ और फ़ारेनहाइट पर यह पैमाना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 310 केल्विन है और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर हम लोग फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं। हाँ, इतनी चीज क्लियर? एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ठीक है, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां। ठीक है, ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ का अणु बिना स्थान बदले ऊष्मा का एक स्थान से दूसरा स्थान में स्थानांतरित कर देता है, चालन कहलाता है, कंडक्शन। ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। कोई दीवार है, यहाँ पर गर्म, यहाँ पर सूर्य की लाइट पड़ी, एक टाइम ऐसे आने पर जो इस साइड जो पीछे तरफ है ना वहाँ पर भी लाइट पहुँच गई, क्योंकि अणु आपस में ज्वाइंट है ना, तो वो धीरे धीरे करके ऊष्मा को आगे की तरफ ले जाएंगे। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को आग में रखते हैं, दूसरे सिरे को आग में रखते हैं, कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा चालन के कारण गर्म हो जाता है। ये कब है? जब छड़ धातु की बनी हो। लेकिन अगर ये लकड़ी की बनी है तो जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए धातु का होना आवश्यक है। समझ में आ रहा? संवहन क्या है? संवहन क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण ही संवहन है। जब ठंडी
गर्म ठंडी पहुंच जाए, दोनों को बराबर कर दे, ताप इक्वल हो जाए। जिन घरों में छत कंक्रीट की बनी होती है वे गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि कंक्रीट ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और जो छतें मिट्टी की बनी होती हैं वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाती। धातु में तांबा, लोहा इत्यादि ऊष्मा के सुचालक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होने के कारण वातावरण की ठंडक शरीर तक पहुंचने नहीं देती है। वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है तापमापी कहलाता है। निम्न प्रकार के तापमाप देखो इसको। द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर। पारा प्रयुक्त करने पर -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री तक का मापा जा सकता है पारे के द्वारा। एल्कोहल का द्रव्यंक निम्न होने के कारण एल्कोहल प्रयुक्त होने पर, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। सामान्य चर की अपेक्षा, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसको हमें ऐसा तो है नहीं कि इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, उसमें तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक है, नमक की। ठीक है। किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, चलो ठीक है, इसी एक क्वेश्चन है कि एक लाल सागर है ना, जहाँ पे मृत सागर, हाँ, वहाँ पे तैर सकते हैं। क्यों? 1/3 है वहाँ पे नमक ज़्यादा है। नमक ज़्यादा होगा तो आप नहीं डूबोगे। ऐसे ही लटक जाओ, नहीं चलना होता अगर, तभी नहीं डूबोगे ना, उसमें डूब ही नहीं सकते, चाहे उल्टा। आज तक कोई नहीं मरा। क्यों नहीं मरा होगा? छोड़ो तो उसमें कहीं किसी को। नहीं छोड़ो, किसी को भी छोड़ो तभी वो नहीं मरेगा, ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर रहेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, मर तो जाएगा। किसी बर्तन में पानी भराया और बर्फ उस पर तैर रही है, तब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी, तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान रहता है, क्योंकि वो बर्फ उसका एरिया घेर लेता है ना पानी का, इसलिए। जब बर्फ का टुकड़ा समुद्र के पानी में तैरता है तो उसका आयतन 1/10 पानी के ऊपर रहता है। यही वो है नाव वाला सीन, सब जिसमें भी तुम्हें पूछा जाएगा कि नाव में कितना डूब जाता है, कितना नहीं डूबता है, ये सब 1/10 ही होगा, चाहे नाव हो चाहे कोई भी हो। समझ में आ रहा? ठीक है ना। जब भी तुम्हें 100/10 ही आंसर लगाना है, चाहे कुछ भी हो, कि कितना दिखाई दे जाता है, कितना नहीं दिखाई देता है। 1 दिखाई देता है, 10 नीचे रहता है, ठीक है। ऊष्मा के बारे में बात करते हैं। हीट, ऊष्मा ऊर्जा का एक ही प्रकार है। जब दो वस्तुओं के तापांतर में अंतर होने के कारण उसके बीच प्रवाहित होती है, तो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फिर सुनो, ऊष्मा ऊर्जा का ही प्रकार है। जब दो वस्तुओं के तापांतर में अंतर होने के कारण उनके बीच प्रवाहित होती है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, ये ठंडा है, कोल्ड है, और ये हीट है, गर्म है। दोनों का आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया, हीट वाली यहाँ गई और ये वाली यहाँ गई, तो दोनों का तापमान एक टाइम आने पर थर्मोडायनामिक्स का प्रयोग हो जाएगा, ऊष्मा गतिकी का प्रयोग हो जाएगा। इसी के तहत जो तुम थर्मल होते हैं ना, थर्मस जिनमें पानी गर्म रहता है, इसी का प्रयोग करते हैं वो, ठीक है। समझ आ रहा? कोई वस्तु हमें कितनी गर्म या ठंडी लगेगी, यह उस वस्तु में होने वाले ऊष्मा के प्रभाव पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी ऊष्मा का प्रभाव कितनी जल्दी हो रहा है और कहाँ कितना हो रहा है। यही कारण है कि जाड़े की सुबह में लकड़ी के गुटके एवं लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लोहे के गुटके में ऊष्मा अधिक है, जबकि लकड़ी के टुकड़े में ऊष्मा का प्रभाव होता ही नहीं है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है ना। सबसे अच्छा चालक ही लोहा है। समझ में आ रहा मेरी बात? वो नहीं, वो बनाते हैं, नीचे बनाए, रोड पे रहते हैं जो लोग, वो लोहा से ही बनाते हैं, सबको वो एकदम गर्म हो जाता है, फिर उसको जैसी चाहे वैसी शेप दे देते हैं। बिल्कुल। ऊष्मा की मात्रा की बात करी जाए तो समझ नहीं आया इन्होंने क्या बोला। वो बड़गड़ा टाइप के नहीं होते जो रहते हैं, जो बर्तन, लोहार बोलते हैं जिसको, खुरपी बनती हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक सब बना लेते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। कहीं ना कहीं तुम हंसे क्यों? हैं? तुम हंसे क्यों?
हमारे यहाँ जो बोले थे तो मैं वैसे बता रही ना ना बताओ 1 ग्राम जल का ताप भाई रुक 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 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहा जाता है। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने पर 1 कैलोरी की ऊष्मा खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या 1 कैलोरी ऊष्मा खत्म हो जाएगी 1 सेंटीग्रेड ऊष्मा बढ़ाने पर 1 ग्राम जल में। यानी कि 1 कैलोरी कैलोरी में कितनी कैलोरी सुनो होती पहले है? बात सुनो, 1 कैलोरी के लिए 1 ग्राम का जल चाहिए और 1 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो 1 कैलोरी, अब 1000 कैलोरी 1 किलो कैलोरी की बात करी जाए तो 1000 कैलोरी चाहिए उसके लिए 1000 पानी 4 ग्राम पानी और क्या। ठीक है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम शुद्ध जल के लिए जल का ताप 14 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो सिंपल बात है, ये अशुद्ध जल है जबकि ये शुद्ध जल है। जब अशुद्ध जल में कैलोरी बनाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा चाहिए, लेकिन अगर पानी शुद्ध है तो उसके लिए 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कराओगे तब जाके 1 कैलोरी बनेगा। 7,000 समझ में आ रहा? हमें 4 किलो वजन जैसे कि कितने कैलोरी उष्मा खाओगे, कितनी कैलोरी उष्मा खानी चाहिए, जो नहीं जिम वालों में बात करी जाती है, यही सब सीन है। उष्मा नहीं कैलोरी, हाँ तो कैलोरी बोला मैंने, तो उष्मा बोल रहा था। क्योंकि उस उष्मा से ही तो कैलोरी, उष्मा खत्म होगी, खपत होगी तभी तो कैलोरी खपत होगी। तुम कितनी उष्मा लेते हो? भाई हम कैलोरी लेते हैं, उष्मा बिल्कुल, नहीं लेते हैं। लेकिन कैलोरी में ही तो उष्मा होती है। सही बोले ना? चलो ठीक है, आगे पढ़ाओ। कितना सीरियस है बच्चे हैं। 1 पौंड जल का ताप 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 वी, जो कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ लो। 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है। 1 पौंड जल, देखो ब्रिटिश थर्मल यूनिट बात करी जा रही है तो 1 पौंड जल लेंगे और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे, दोनों को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? किसी लोलक का आवर्तकाल T, उसकी लंबाई L गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। किसी लोलक का आवर्तकाल याद आ गया कुछ? पेंडुलम। ठीक है, आवर्तकाल T, लंबाई L, लटक रहा है G। ठीक है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, आवर्तकाल जब लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में L कम हो जाती है तो ये जल्दी, ठीक है, आवर्तकाल जल्दी हो जाएगा। पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में तीव्र हो जाती है जबकि गर्मियों में सुस्त हो जाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और जो कि है, लेकिन जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना है। यानी कि हमारे पास अगर हम 60 किलो के हैं तो हमें चंद्रमा पर कितने चाहिए? 1/6, यानी कि चंद्रमा पे हमें कम से कम, ये मान लो कम से कम 360 किलोग्राम चाहिए। हम अपने ऊपर वजन रखें तब जाके हम चंद्रमा पर खड़े हो पाएंगे। कितना वजन रखें? 6 किलो। 1/6। 1/6 अपने का 1/6। हाँ, अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? फिर सुनो, अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ लेके जा रहे हैं, ये भूमध्य रेखा और ये ध्रुव है, हम इस साइड से लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो गुरुत्वाकर्षण का मान में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। यहाँ पर आवर्तकाल अधिकतम होगा और यहाँ पर न्यूनतम होगा। वो ऊपर पहुंच जाएगा ना, नीचे से ऊपर लिए जा रहे तो गुरुत्वाकर्षण वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो आवर्तकाल है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा? प्लवन के बारे में बात की जाए, फ्लोटेशन। अब इसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकते हो। फ्लोटेशन मतलब क्या होता है? फैलना बोल रहा। हाँ भाई, तैरना, फ्लोट करना, फ्लो करना। किसी वस्तु को द्रव में या पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु के ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, जैसे कि पानी में मिट्टी का तेल डाल दो तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर ही रहता है, तो वो क्या है? फ्लोटेशन ही है।
समझ आ रहा? दारू भी बना सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं अच्छा, होता। दारू तैरती है पानी के भैया मैंने ऊपर? नहीं देखी है दारू को कभी पानी में डालते हुए, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता है किसी ने डाली होगी। अगर डालना ही होता तो पीने तो लाते ही क्यों। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपन आयतन। दारू अमृत है लोगों के लिए, एक एक बूंद बहुत कीमती है। लोग चूस लेते क्वेश्चन हैं, पूछा था। सुनो, लोग चूस लेते हैं एकदम पूरी तरह से, एक एक बूंद, जब तक लास्ट की बूंद भी न टपक जाए तब तक वो दारू पीते नहीं, ना तो तब तो वो दारू का गिलास तो लाइव फेंकते है, नहीं है। तो लाइव है। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति क्यू या किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। ठीक है, क्या है आपेक्षिक घनत्व का। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता रहता है। इसको बताओ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी में अंडा नॉर्मली भी तैरता रहता है, नमक मिलाने में भी तैरेगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, तो वो फालतू की लाइन लिखी हुई है। और जो मैंने बताया था अल्कोहल नमक के पानी घोल का में घनत्व मिल अंडे के घनत्व से जाती अधिक है। होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता रहता है। ठीक है, उसमें गलत लिखा है। भाई अंडा वो भी बनाओगे ना तुम आमलेट, तब भी तो अंडा तैरेगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पानी में सरल भी आवर्त, तैरेगा। सुनो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करते हैं। सरल आवर्त गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करती है, जैसे कि ये है, इधर भी गति कर रही, फिर इधर भी गति कर रही, फिर इधर भी गति कर रही, फिर इधर भी गति कर रही, समझ में आ रहा? तो दोनों तरफ दोलन कर रही है ना, इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। कन्फर्म नहीं। कोई दिक्कत? सरल आवर्त गति की विशेषताएं, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, वेग अधिकतम हो सकता है, बिल्कुल अधिकतम हुआ, इतना ही जा सकता है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, एक टाइम आने पर ये पहुंचेगी यहीं पर। जब ये देखो ऐसे धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा ना, वो रुक जाएगी, तो स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है। ठीक है, अब सुनो, गति ऊर्जा अधिकतम होती है, गति ऊर्जा अधिकतम हुई थी बिल्कुल। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है, गति ऊर्जा शून्य होती है, उसका त्वरण अधिकतम होता है। अब इसको कैसे समझोगे? ठीक है, अब जब स्थिति ऊर्जा हो गई, अब स्थिति ऊर्जा दृढ़ है, मजबूत है, तो स्थिति ऊर्जा अधिकतम है। गति ऊर्जा अब कहीं टहल रही है, नहीं टहल रही ना, तो गति ऊर्जा शून्य हो गई। त्वरण अधिकतम है, त्वरण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो त्वरण ही तो है, समझ में आ रहा? प्रत्यानयन बल अधिकतम है, प्रत्यानयन बल भी अधिकतम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी लटकी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कहीं मुड़ी होगी। ठीक है ना, कन्फर्म? कोई समस्या? एक दोलन पूरा करने में के समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में ये से लेकर यहाँ तक के समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता मैं है। फिर अपने पापा का फ़ोन ले आऊँ, एक मिनट। यदि आवृत्ति n आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, और यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t है तो n बराबर होता है 1/t। ठीक है, अब जैसे रेडियो में, ठीक है, तुमने रेडियो को कभी चलाया है तो उसमें होता है कितने हर्ट्ज, HZ लिखा होता है, कितनी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी सेट करनी है, 50.7 बिग FM। नहीं, रेडियो तो मैंने चलाया नहीं। चलो, तो ऐसी गति जिसमें कोई कण या पिंड अपनी साम्यावस्था के आसपास गति करता है दोलन या कंपन कहलाता है। साम्यावस्था के आसपास गति। ठीक है, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति पर जाना, फिर साम्य स्थिति पुनः वापस आना, साम्य स्थिति पर जाना, फिर साम्य स्थिति में पुनः वापस आना, ठीक है, एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से जाना और यहाँ एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्तकाल, ठीक है, आवर्त कहाँ पे, लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाले समय को लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी
प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार तथा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटाते ही वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि स्प्रिंग नहीं होती है, ठीक है, अपनी सामान्य अवस्था में आ गई। प्रत्यास्थता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। प्रत्यास्थता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु का आकार एवं आकृति दोनों ही बदल जाते हैं, जिसमें वस्तु विकृत हो जाती है। इस बल को विरूपक बल कहते हैं। फिर सुनो, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, बाहर से बल लगाया जाता है, वस्तु का आकार एवं आकृति दोनों ही बदल जाते हैं, जिसे विकृत हो जाती है, इसे ही विरूपक बल कहते हैं। स्प्रिंग है, खींच दिया, ठीक है, आकृति परिवर्तित हो गई, जब खींचा ना, इसे ही विरूपक बल कहते हैं। छोड़ दिया, अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। जैसे स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि स्टील को जितना तोड़ते जाओ, ठीक है, और रबर टूट जाएगी, लेकिन स्टील जो स्प्रिंग है वो स्टील की बनी होती है। समझ में आ रहा? प्रत्यास्थता गुण के विपरीत यदि किसी वस्तु का पर नगण्य बल लगाने पर उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसे प्लास्टिक कहते हैं। सिंपल बात है, कोई भी चीज़ है जिसकी प्रत्यास्थता अधिक है और उसको जलाया जाएगा, ठीक है, तो वो फैल जाएगी, और प्लास्टिक उसके बाद उसको ठंडा कर लें तो उसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं, चाय का प्याली जो भी बना सकते हो। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस जिसे बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि अब स्टील है, ठीक है, सबको छोड़ो, इतना बड़ा एक लविया मान लो, लविया या किसी भी पट्टी मान लो, लोहे की पट्टी है, और एक जगह खूब ठोक के उसको बिल्कुल पतली कर दिया, तो क्या वो फैल जाती है ना? यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल, एकांक क्षेत्रफल है ना, लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी तार पर विरूपक बल लगाने की उसकी लंबाई में वृद्धि L होती है, इसे स्मॉल l अपॉन L को विकृत कहते हैं। समझ में आ गया? ये विकृति तो है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। हुक ने बात कही है, क्या बात कही? कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक है, प्रतिबल विकृति दोनों क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। फिर सुनो, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। एक चीज पूछूं? बोलो। जैसे ये प्रतिबल तो मुझे पता है, बट विकृति नहीं पता है। विकृति ये होती है कि किसी चेंजमेंट ही विकृति है, परिवर्तन ही विकृति है। जो चीज़ पहले थी वो अब बदल के कुछ और बन गई, इसे ही विकृति कहते हैं। किसी भी चीज़ को आप ठोकोगे, एक हद तक ठोको, तो क्या वो पहले जैसे हो पाएगी? तो खासकर धातु में बदल गई ना, चेंजमेंट हो, तो वही तो प्रतिबल विकृति है। और इन दोनों के जो अनुपात हैं उसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब ही है फैलाव। कैसे फैली? वो इस तरह से फैली, बल लगा और बल की दिशा में विकृति हुई, बल लगाने पर विकृति उत्पन्न हुई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस ये कि अभी जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है वो अनुदैर्ध्य पर डिपेंड करता है, बाकी सब सेम है। यदि किसी इमारत के ऊपर से कोई पराध्वनिक वायुयान गुजरता है तो बड़ा दिक्कत है, ठीक है, तो तरंगों के बनने के कारण भवन की खिड़कियों के शीशे टूट जाते, चलो ठीक है, प्रघाती है। जब जैसे कि अब कोई भी इमारत है, उसके ऊपर से कोई जहाज निकल रहा है, तो उस जहाज में आवाज़ तो होती है, वो आवाज़ होती है ना, तो ध्वनि में दम लगाए ना, बल लगाए ना, उस जब वो बल जो इमारत है उसके कांच से टकराता है तो
कांच टूट जाता है। सुना तो होगा ही। हम्म। नहीं सुना? हम बताते हैं। अभी जो जयपुर में जो लोग मरे हैं जल के, पता लगा? जयपुर में एक अभी 6-7 दिन पहले एक हादसा हुआ, 22 दिसंबर को। से हेलीकॉप्टर से? ना ना, नहीं नहीं, टैंकर फटा था। मुझे नहीं पता। चलो ठीक है। तुम्हें याद है कि वो एक आर्मी वाला जहाज, वो आतंकवादियों ने हमला किया था, आतंकवादियों की वो आर्मी वालों के वाहन पर। हम्म। ठीक है, जिन आरडीएक्स बोला जाता था, कितना आरडीएक्स कहाँ से आया। हम्म। ठीक है, तो जब आरडीएक्स फटा था तो आसपास के जितने भी कांच आंच थी भी सब टूट गई थी। हम्म। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? ध्वनि में ताकत है, हम्म। आवाज़ में ताकत है। हम्म। और वायुयान हो या कोई कोई भी चीज़ जो ताकत तो होगी ना, तो कांच टूट तो जाएंगे ही। समझ गए इतनी बात? हम्म। जल में जब कोई ध्वनि एक चौथा वो कोई बात नहीं। जल में जब कोई जलयान ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलती है, जल में जब कोई जलयान हम्म। ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलती है तो जल के तल पर प्रघाती तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। सिंपल बात यही है कि अब कोई यार उसमें भी चल रहा है तो जल के जो तल है ना उसमें भी तो आवाज़ जा रही है, उसमें भी तो दम लग रहा है। जब दम लगेगा तो हलचल उत्पन्न होगी। सिंपल बात है, ध्वनि में ताकत होती है। ध्वनि जहाँ पे भी होगी उस चीज़ को कंपन कर देगी, फिर चाहे वो पानी हो, धातु हो, हवा हो, कुछ भी हो। वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है, यानी कि जो वायु यानी कि जो चाल है उसको किस में नापते हैं? मैक संख्या में। ठीक है, वे वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 1 से अधिक होती है उन्हें पराध्वनिक सुपरसोनिक तरंगें कहते हैं। एक वो होती है शायद 20 हर्ट्ज सा। हम्म, वो 20 हर्ट्ज वो अलग है। अच्छा। ये मैक्स, श्रब। हाँ, अच्छा। ये गति है, परश्रब। ये अच्छा। गति है। अच्छा अच्छा, जो गति है। मैक है गति, किसकी है? वायुयानों की। हम्म। वे वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 5 से अधिक होती है उन्हें हाइपरसोनिक तरंगें कहते हैं। 5 से अधिक है तो हाँ, हाइपरसोनिक, और 1 से। 1 से अधिक है तो पराध्वनिक। हम्म। ठीक है, इसको देखो। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, अल्कोहल, जल, समुद्री जल, पारा, कांच, एल्यूमिनियम, लोहा। इनको याद नहीं रख पाओगे तुम, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में है, इसको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हम्म। और सबसे ज़्यादा कम इसमें सबसे ज़्यादा कम है कार्बन डाइऑक्साइड में। नो सॉरी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड में है ना 216 260। इसी में है सबसे कम। और देखें और भी कहीं क्या। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता के बारे में बात की जाए तो प्रबलता चेतना संबंधी है। प्रबलता क्या है? चेतना संबंधी है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। हम्म। प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्रहता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्रहता पर निर्भर नहीं करती है। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या कम सुनाई देती है, जबकि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की ऊर्जा का वह परिणाम है जो ध्वनि के संचरण की दिशा में लंबवत खींची जाती है। इसको बताओ, प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में क्या फर्क है? चेतना बोले तो प्रबलता जैसे कि मान लो हर चीज में पावर है, हर चीज में ताकत है। ठीक है, ठीक है। और ये मतलब कोई भी चीज है, हम अगर हमारे कान खराब हैं तो क्या हमें ध्वनि परेशान कर सकती है? नहीं, सुनाई नहीं देगा। लेकिन हमारी बॉडी को परेशान कर सकती है। बॉडी कंपन करेगी ना। रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन होती है, ट्रेन हॉर्न देती है तो उसके सामने वाला खड़ा इंसान का पूरी बॉडी उसकी हिल जाती है, भले ही वो अंधा हो, भले ही वो बहरा हो। अगर वो बहरा है तो वो प्रबलता है, और जो ध्वनि उस पर लग रही है वो ध्वनि की तीव्रता है। अच्छा। इसीलिए प्रबलता चेतना पर डिपेंड करती है। अगर हम बहरे हैं तो प्रबलता हम पर वर्क नहीं करेगी। चेतना बोले तो सोच से है। हाँ, चेतना मतलब दिमाग से माइंड हमें से। जो सुनाई देता है वो चेतना है, और जो हमें धकेल रही है वो ध्वनि की वो तीव्रता है, क्योंकि तीव्रता में ही वेग है। अब हम बह रहे हैं तो हमें प्रबलता असर नहीं करेगी, लेकिन हम बहरे भले ही कितने हो, लेकिन ध्वनि की तीव्रता हमें फेंक देगी।
समझ में आ रहा? कांच के कान होते हैं क्या? कांच के कान अगर हम नहीं कांच को कुछ बोले तो क्या कांच आवाज कांच सही से कही हाँ हम सुन रहे हैं, नहीं लेकिन हाँ कांच टूट जाते हैं टूट जाएगी। तीव्रता के कारण, हम्म, प्रबलता के कारण नहीं। समझ में आ गया? हम्म, इतनी चीज क्लियर हो जाएगी। हम्म, प्रबलता सुनने वाले के कान की सुगमता पर निर्भर करती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रबलता ध्वनि का वह अवलक्षण है जिसके कारण ध्वनि का तेज या कम सुनाई देना होता है, ठीक है। जबकि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिणाम है जो ध्वनि संचरण की दिशा में लंबवत होता है। संचरण, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा बदल जाती है, जबकि आवृत्ति एन समान रहती है। गैसों में ध्वनि की चाल